हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। और जैसे कि मैंने आपको हमारे प्रोमो वीडियोस में बताया था कि अभी अ, अगले एक महीने तक जो हमारा फोकस है वो आपकी यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है 12 अक्टूबर को उस पे रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि यूथ पावर एकेडमी आपके लिए मैगजीन्स जो करंट अफेयर्स है उनकी हमने कई सारी मैगजीन्स निकाली हैं आपके ये आसानी हो पढ़ने में। क्विक रिवीजन के लिए हमने फटाफट मैगजीन निकाली है। और मंथली रिकैप के लिए हमारी अलग मैगजीन है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स का समरी रहेगा विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड कीवर्ड्स। उसके अलावा जो हमारी मेन कोर्स मैगजीन है वो थोड़ी लेंदी मैगजीन है और उसमें हर टॉपिक का पूरा डिटेल में डिस्कशन है, एनालिसिस है। तो उससे आपको आपके आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी। हेल्थ, एजुकेशन है, सोशल इश्यूज हैं, तो ये पूरा एक सारी चीजों को कवर कर ले रहा है। इसमें कोई भी चीज छोटी नहीं है। कौन सी स्कीम जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य सरकार है, उसने किसी तरह की घोषणा की है कि हम इस तरह की स्कीम ले आने वाले हैं, तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की। तो जीएस पेपर वन का हेल्थ, एजुकेशन और सोशल इश्यूज। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो न्यूज आर्टिकल निकला था ये है श्री गौरीवेश्वरा टेम्पल। ये आपका केरला में है, केरला के एर्नाकुलम में ये टेम्पल है। और ये जाना जाता है, ये काफी फेमस टेम्पल है क्योंकि इसे जो है वो जो यहाँ पे जो मूर्तियां हैं उसे श्री नारायण गुरु उन्होंने इंस्टॉल की थी। और श्री नारायण गुरु एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक विजनरी थे, लीडर थे केरला के। और उन्होंने जो समाज में उस टाइम पे फैली हुई थी कास्ट सिस्टम फैला था, उसको वो अबॉलिश करने के पक्षधर थे। और उन्होंने हमेशा समाज में जो है वो सोशल इक्वालिटी की बात की, साथ ही साथ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की बात की। और जो उनकी जो फिलॉसफी थी, उसका जो मंत्र था वो था वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर मैन। और इसी के आधार पे इन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरुआत किया था। और इस पे काफी बार जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। और तो ये एर्नाकुलम में है। तो अब यहाँ पे अलाउ किया गया है कि जो पुरुष हैं वो पूजा के लिए वहां पे जाने के लिए तो वो शर्ट पहन के जा सकते हैं। साउथ इंडिया की अगर हम बात कर लें तो टेम्पल्स में बहुत सारे टेम्पल्स में ये रहता है कि धोती पहन के जाना रहता है, एक ड्रेस कोड पर्टिकुलर रहता है। तो यहाँ पे भी जो है वो बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही थी कि जो मेंस हैं उनको अपना शर्ट उतार के ही वो पूजा करने के लिए मंदिर में जा सकेंगे। तो वहां पे ये प्रथा जो है वो अभी फिलहाल के लिए खत्म कर दी गई है। तो अब ये जैसे हमारा एक सोशल इश्यूज से रिलेटेड ये एक टॉपिक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमारा हिस्ट्री का जैसे हमने गौरीवेश्वर टेम्पल के बारे में जाना, इसकी इसका लोकेशन हमने जाना है कि ये एर्नाकुलम में है, केरला में है। इसको स्थापित किया किसने किया था? श्री नारायण गुरु। इनके बारे में हमने जाना। और श्री नारायण गुरु के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। ये 1856 से 1928 के बीच में ये हुए थे। और उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाया था जो कि काफी फेमस था। ये काफी बड़े पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम पे, वहां के, आजादी के पहले। तो ये सारी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो लड़की बहन स्कीम के बारे में है। और लड़की बहन स्कीम ये महाराष्ट्र की जो नई सरकार है, महायुति अलायंस महाराष्ट्र में, इन्होंने अपने चुनाव में बोला था कि इलेक्शंस को जीतने के बाद जो महिलाएं हैं उनको जो है वो हर महीने सरकार की तरफ से जो है वो फाइनेंशियल एड मतलब आर्थिक सुविधा दी जाएगी, धन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसकी उन्होंने शुरुआत किया है। और कहना है कि इससे जो है ये जो महिलाएं हैं उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें उनको हेल्प मिलेगी। और ये जो योजना है इसमें 1500 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को। और ऐसी महिलाओं को जिनका की जो वार्षिक आय है सालाना वो 2.5 लाख रुपए से कम है। और ऐसी महिलाएं जिनके पास गाड़ी है, कार है और बाकी अन्य सुविधाएं हैं, तो उनको इस स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अगर लड़की बहन स्कीम के बारे में पूछे तो ये महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है।
फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज पॉलिसी को लेके कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या भाषा होना चाहिए, इसको लेके थोड़ा विवाद चल रहा है इधर काफी समय से। और अगर हम बात कर लें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो इसका ये एम है कि पूरे देश में जो है वो तीन भाषा का जो सिस्टम है वो चले। मतलब अंग्रेजी, हिंदी, साथ ही साथ जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी बच्चों को पढ़ाई जाए ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो और राष्ट्र को एकीकृत करने में भी इसमें हेल्प मिले, सहायता मिले। तो इसको लेके भी डिबेट काफी टाइम से हो रहा है। जैसे हम तमिलनाडु में देखें तो वहां पे हिंदी भाषा का विरोध किया गया है। हाल फिलहाल में देखें तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी तीन थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, बट बाद में उसका विरोध इतना हुआ कि उन्हें इसको वापस करना पड़ा। और बहुत से स्टेट्स ने इसको लागू कर दिया है, तीन भाषा वाली जो पॉलिसी है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल था। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, आजादी के समय से ही चला आ रहा है। और बाद में हमने देखा कि लिंग्विस्टिक आधार पे जो देश है उसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बने बाद में। द्रविड़ में मूवमेंट भी चला था साउथ में। और उसके बाद आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना सबसे पहले, और फिर बाद में उसका डिवीजन हुआ और तमिलनाडु। तो अगर हम भाषा देखें तो ये थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्टरी रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी भाषाएँ हैं, रीजनल लैंग्वेज बहुत है। इसके अलावा छोटे-छोटे एरिया में अलग से बोली जाने वाली भाषाएँ हैं। तो अभी तक जो ऑफिशियल वर्क है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही होता आया है, उसके साथ-साथ हिंदी में। तो अभी गवर्नमेंट का ये एम है कि नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए जो है वो हिंदी और इंग्लिश और बाकी एक अन्य लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया जाए, तो पढ़ाया जाए बच्चों को। तो इसी के लिए शुरुआती जो शिक्षा है उसी में बदलाव करने की बातें कही जा रही हैं, और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो लेके आई है। और इसका विरोध हो रहा है साउथ के जो स्टेट्स हैं वहां पे। और अगर हम बात करें तो राधा कृष्णन कमीशन ये बना था आपका 1948-49 में। और इसमें भी जो है वो कहा गया था कि हिंदी को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कहना है कि हिंदी को आप जबरदस्ती जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते हैं हर एक स्टेट पे, क्योंकि हर स्टेट की एक अपनी अलग भाषा है और वहां के लोग उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये पूरा जो है विवाद इसका काफी समय से चला आ रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक आर्टिकल है इम्पोर्टेंट जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से रिलेटेड है। और ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। ये महिलाओं में होता है जो रिप्रोडक्टिव टाइम के उसमें होता है इनमें। और इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उनमें एग जो है वो नहीं रिलीज होता है, बल्कि जो है वो मेल हार्मोन रिलीज होने लगता है। इसकी वजह से काफी समस्याएं होती हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज हो जाती है, स्ट्रेस रहता है, ओबेसिटी बढ़ती है, काफी सारे जो है वो प्रॉब्लम होते हैं और इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक। और जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके ही इसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। तो इसके बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो 5 से 10% जो महिलाएं हैं वो पीसीओएस की समस्या से ग्रसित हैं। तो यूपीपीसीएस की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन का जिस तरह का जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पीसीओएस करके भी पूछा जा सकता है कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म करके पूछा जा सकता है कि क्या है। और इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो नहीं पता होता है। कई सारे इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर होता है, एनवायरमेंट फैक्टर होता है, इसकी वजह से होता है ये। और इसकी वजह से डायबिटीज का भी खतरा हो जाता है। तो एक दो इसके जो है वो लाइंस देके इसके बारे में जो है वो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। और एंड्रोजेंस की मैंने बात कही, मेल हार्मोन्स की, तो कई बार पूछा जा चुका है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो किस में होता है, मेल्स में होता है, ये एक मेल हार्मोन है, इसको एंड्रोजन भी कहा जाता है। और ये इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है पीसीओएस में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है फीमेल्स में। तो ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है और ये इंपॉर्टेंट है, ये साइंस टेक्नोलॉजी में इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक आर्टिकल है एडिबल इंसेक्ट्स इन इंडिया।
तो रिसर्चर्स में पाया गया है, साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं अगर उनको खाया जाता है तो उससे बहुत सारा जो प्रोटीन है वो प्राप्त होता है। और इनके एक बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि इंडिया में जो है ये प्रैक्टिस काफी समय से चली आ रही है और बहुत सी जगहों पे लोग इंसेक्ट को खाते हैं। प्रोटीन के साथ साथ इसमें काइटिन और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है वो मिलते हैं। और ये प्रियदर्शन धर्मराजन और इनके जो हैं सीनियर्स और फेलो लोग ने इन्होंने रिसर्च की कि कौन कौन से बीज जो इंसेक्ट हैं वो खाए जाते हैं, जिनको खाया जा सकता है। और इस न्यूज आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये है कि जीआई टैग दिया गया है। और ये उड़ीसा का एक रेड वीवर आंट होती है उसकी चटनी बनती है। रेड वीवर आंट, तो एक चींटी होती है तो इसकी चटनी बनती है और इसको जो है वो जीआई टैग दिया गया है। तो अब चूंकि इंसेक्ट्स को खाया जाता है कि नहीं, कितने इसका क्या बेनिफिट है, ये तो चीजें इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन अब चूंकि उड़ीसा में रेड वीवर आंट की जो चटनी है उसको जीआई टैग मिला है तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये पूछी जा सकती है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है। और इसको जो है ये एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इनके द्वारा दिया जाता है। और इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो काफी कम हुई है हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक। और लेकिन इसके बावजूद अगर हैप्पीनेस की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अभी भी बहुत पुअर है। और अगर हम 2025 की रिपोर्ट की बात करें तो फिनलैंड जो है वो अभी भी टॉप पर बना हुआ है लगातार 8वें साल। ये सबसे दुनिया की खुशहाल कंट्री है। इसके अलावा डेनमार्क, स्वीडन और इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंक है 2025 में ये इस बार 118वीं रैंक है। और इसके पहले जो है इनकी 126वीं रैंक थी। तो रैंकिंग आप याद रखिएगा कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है क्योंकि ये पूछा जाता है रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है। तो ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। फिर नागालैंड जो है वो इंटरनेशनल मदर टंग डे सेलिब्रेट कर रहा है। और हर साल जो इंटरनेशनल मदर टंग डे है 21 फरवरी को मनाया जाता है और ये एक बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। और ये जो डेट है ये प्रेजेंट करती है 1952 में जो स्टूडेंट्स थे अपनी बांग्ला भाषा के रिकॉग्निशन के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे थे। और उसमें जो है वो उनको उनकी जो मृत्यु हो गई थी, शॉट उनको गोली लगी थी और पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई थी और ढाका में। तो उसी के बाद से 21 फरवरी को हर साल जो है वो इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व होता है। तो नागालैंड भी इस बार जो है वो मना रहा है और अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को स्पेशल एक स्थान देने के लिए इन्होंने अनाउंस किया है कि जो जितने भी स्कूल हैं नागालैंड के वो इस दिन को मनाएंगे। तो ये डेट याद रखिएगा 21 फरवरी और इंटरनेशनल मदर टंग डे। फिर सोशल इश्यू से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। कर्नाटका ने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू डाई मतलब मृत्यु का अधिकार। और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट है इंडिया में। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो टर्मिनली इल लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं उनको डिग्निटी के साथ मृत्यु का अधिकार है। और ये जो डिसीजन हुआ था इसका कहना है कि जो आर्टिकल 21 है ये अलाउ करता है, परमिट करता है कि विड्रॉ कर लिया जाए लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट और जिन या सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स जिनकी वजह से जो पेशेंट हैं मतलब उनको ज्यादा दिन तक जो है वो सिर्फ जला के इसलिए रखा जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट की बदौलत या मेडिकल इक्विपमेंट्स का यूज करके। तो इसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि राइट टू अधिकार डाई मृत्यु का अधिकार जो है ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। तो अब ये आर्टिकल 21 में राइट टू डाई है ये आ सकता है क्योंकि ये रिसेंटली इनेक्ट हुआ है और कर्नाटका स्टेट जो है ये पहला ऐसा स्टेट बना है
इस तरह का एक्ट ले आने वाला 30 जनवरी को इन्होंने ये एक्ट ले आए थे। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये ऑर्डर चूंकि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, तो ये पॉलिटी में भी इसको पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत जो है वो मृत्यु का अधिकार है। और ये जो राइट टू डाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया था, ये इनका अरुणा शानबॉग केस में इन्होंने दिया था। अरुणा शानबॉग एक नर्स थी जो कि बहुत लंबे समय तक जो है वेजिटेटिव स्टेट में पड़ी हुई थी, लगभग 42 सालों तक। और उनको जो है वो ये चाहते थे लोग कि यूथनेसिया होता है कि इसमें जो है वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटा लिया जाता है, जिससे जो व्यक्ति है बहुत ही पीड़ित है, ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहा है जिसमें उसकी वापस से सही होने की कोई भी संभावना नहीं है, तो उसको यूथनेसिया के थ्रू जो है वो उसको मृत्यु दे दी जाए। तो इसको लेके ये था, तो इसी कोर्ट को ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका स्टेट ने नया एक्ट बनाया है। तो ये अब चूंकि ये जो गाइडलाइंस थी ये 2011 में ही आई थी इस केस में। और इसके बाद आपका एक फर्दर केस केस हुआ था, कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1918। तो इसमें फिर से इस बात को दोहराया गया कि आर्टिकल 21 के तहत मृत्यु का जो है वो अधिकार है। तो कर्नाटका पहला स्टेट बन चुका है इस तरह का रूल एक्ट बनाने वाला। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनियन बजट 2025-26, इसमें हेल्थ सेक्टर में जो एलोकेशंस किए गए हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल है। और इस बार के बजट में, यूनियन बजट में 2025-26 सरकार की तरफ से 99,858.56 करोड़ की जो धनराशि है उसको एलोकेट किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। और साथ ही साथ इसमें जो भी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जो है वो दिया गया है। और इसमें 36 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो कि कैंसर और रेयर जो डिजीज होती हैं, लंबी जो बीमारियां होती हैं, उनको फ्री कर दिया गया है ताकि जो दवाइयां हैं वो सस्ती हो सके और उसका लोगों का जो है वो लोगों के लिए यूजफुल हो सके। साथ ही साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके भी कवर को बढ़ा दिया गया है, इसका एक्सपेंशन किया गया है और गिग वर्कर्स को भी अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। गिग वर्कर्स ये वो होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं। छोटे काम का मतलब है कि जो ऐसे काम करते हैं जो कि एक परमानेंट या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाता है। और इसमें आपके जो भी हमारे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, स्विगी, ये इसमें जो भी वर्कर्स हैं, जिनकी प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर पेंशन्स, ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं है, उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। और ये इनका भी इकोनॉमी में आजकल रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इन्हें भी हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना का जो कवरेज है उसको बढ़ाया गया है गिग वर्कर्स के लिए 2025-26 के बजट में। और बाकी अगर हम इसमें देख लें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, इसके पास चार्ज होता है इंडिया में जो हेल्थ पॉलिसी रहती हैं उन और जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको बनाने का। और अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात कर लें तो ये एक नेशनल फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके तहत जो भारत सरकार है फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हेल्थ सर्विसेज जो कि लो इनकम वाले लोग होते हैं उनको। और जैसे यूपीपीसीएस में अगर प्रधानमंत्री जन आयोग आरोग्य योजना के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि कितना जो है वो आयु तक के लिए छूट है, कौन से ट्रीटमेंट में, जैसे कि ऐसे लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट का मतलब है कि जब हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ सके और तब वहां पे जो खर्चे हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, तो उस स्थिति में अगर सरकार के द्वारा इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है तो जो परिवार होता है उसको काफी जो है वो सहायता मिलती है। तो इसी से रिलेटेड ये योजना है और इसमें यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड किया जाता है और ये काफी इंडिया का बड़ा स्कीम है। और हाल फिलहाल में इसके जो योजना का लाभ है काफी सारे लोगों तक पहुंचा है। और इसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता है। और ये योजना 2018 में लॉन्च किया गया था, इसको मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है।
तो अगर आप देखिए तो बजट में जो एलोकेशन हुआ उससे रिलेट करके, जैसे हमने गिग वर्कर्स देखा, साथ ही साथ हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देखा। तो इस आर्टिकल से रिलेट करके ना सिर्फ हमारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हुआ, बल्कि हमने बाकी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी जाना। तो इस तरह से अगर आप अपना अप्रोच बनाएंगे क्वेश्चंस को लेके, तो आसानी होगी आपको अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनोवेटिव टीबी डिटेक्शन यूजिंग एनिमल, ये एक आर्टिकल अच्छा निकला था। और इसमें बताया गया कि जो ट्यूबरकुलोसिस है ये काफी जो है प्रेवलेंट है अभी भी। और अगर हम इंडिया की बात कर लें तो दुनिया भर में जो भी केसेस होते हैं टीबी के, उसमें 28% जो केसेस हैं वो इंडिया में होते हैं। और 5 मिलियन तक लोग इससे इफेक्टेड होते हैं हर साल। और गवर्नमेंट का ये एम है कि टीबी की वजह से जो मृत्यु है हो रही है उसको खत्म किया जा सके 2030 तक। ये भी एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक टारगेट है। और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए हैं। तो जो एनिमल का यूज कैसे किया जा सके ताकि टीबी का डिटेक्शन हो सके। टीबी का जो डिटेक्शन होता है वो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे लोगों में पता नहीं चल पाता है, और जब लेटर स्टेजेस में पता चलता है तो इसमें काफी दिक्कत होती है। तो तंजानिया में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका नाम है एपोपो। और ये क्या करते हैं, ये एक रैट होता है, अफ्रीकन जायंट पाउच्ड रैट, जिसको कि हीरो रैट्स कहा जाता है। तो इनको ये ट्रेन करते हैं, और ये रैट्स जो है वो टीबी के डिटेक्शन में काफी हेल्पफुल होते हैं। और इनकी बड़ी एक जबरदस्त क्षमता होती है कि ये सूंघ के जो है ये बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2000 से काम में है। और इन चूहों का यूज करके ये लोग जो है ये टीबी का डिटेक्शन करते आए हैं। और अगर हम एनिमल्स का यूज करके डिटेक्शन करते हैं तो इसको बायो डिटेक्शन कहा जाता है, जिसमें कि जानवरों की जो क्षमताएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आर्टिकल। और सूंघने की क्षमता की अगर हम बात कर लें तो जैकॉब्सन ऑर्गन होता है, ये एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि डॉग्स में पाया जाता है। इसीलिए आप देखिए जो डॉग्स हैं उनकी भी क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो सूंघ के जो है वो अगर हम देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो क्रिमिनल्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए कुत्तों का यूज होता है, साथ ही साथ माइनिंग वगैरह में भी इनका यूज होता है। तो इसी तरह टीबी के डिटेक्शन के लिए ये हीरो रैट्स का यूज जो है वो तंजानिया में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एपोको ये करता आ रहा है। तो अब क्योंकि इसकी ये आर्टिकल निकला था तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर राइजिंग कैंसर मोर्टेलिटी इन इंडिया, ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और अगर हम कैंसर की बात करें तो इसके जो केसेस हैं वो लगातार जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रहे हैं। और भारत में भी कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या काफी बढ़ रही है। महिलाओं में ज्यादातर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है ये फैल रही है तेजी के साथ। और स्टडी में पाया गया कि जो बच्चे होते हैं और जो यूथ है, रिप्रोडक्टिव एज तक जो कैंसर की संभावना है वो थोड़ी कम रहती है, बट लेटर ऑन बढ़ती जाती है। तो अब चूंकि इंडिया में एक डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, जो एजिंग पॉपुलेशन है उसकी भी संख्या ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से जो ये कैंसर का खतरा है ये बढ़ बढ़ रहा है। पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित लोगों की बढ़ती जा रही है। तो आर्टिकल में बताया गया है कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है जो कि जितना भी बायोमेडिकल रिसर्च होता है उसको कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और रिपोर्ट जो है ये ग्लोबोकैन, द ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, इसकी रिपोर्ट में ये सारी बातें निकल के आई हैं। और ये पार्ट है डब्ल्यूएचओ की एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि इट्स 185 कंट्रीज पे जो है वो रिसर्च हुई, और वहां बताया गया कि कैंसर की जो घटना की वजह से जो मृत्यु है वो काफी बढ़ी है हाल फिलहाल के दिन में। तो ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसमें कि जैसे अब इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत आता है। और ये ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ये भी जो है वो इसी का पार्ट है। और चूंकि संख्या काफी बड़ी है और महिलाओं में ज्यादा है तो इससे भी पॉइंट वाइज पूछ के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर एक
सिंड्रोम, GBS, जिसका नाम है गुइलेन बेरे सिंड्रोम। पुणे में इसके केसेस जो है वो बढ़े रिपोर्ट किए गए थे। और पाया गया, जब रिसर्च हुई तो पाया गया कि वहां पे डायरिया फैला था। और ये जो डायरिया फैला था वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी। इसकी वजह से जो है वहां पे काफी डायरिया फैला, और उसके बाद पाया गया कि GBS या गुलेन बेरे सिंड्रोम जो है वो काफी बढ़ गया है। और अगर हम इस सिंड्रोम के बारे में बात करें तो ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी खुद की जो नर्व्स होती हैं उनको अटैक करता है। उसको लगता है कि ये हमारी जो है वो एनिमी है, और इसकी वजह से जो हमारी मसल्स हैं वो काफी वीक हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है, और हमको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बेसिकली देखा गया है कि जब बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, किसी बैक्टीरिया का अटैक होता है या किसी वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो उसके बाद ये सिंड्रोम जो है वो होने का संभावना बढ़ जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर जल्दी से जल्दी इसकी डायग्नोसिस हो सके तभी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसके लिए जो है वो प्लाज्मा एक्सचेंज करना पड़ता है, या फिर जो नर्व्स होती हैं उसमें जो है वो एंटीबॉडीज का इंजेक्शन जो है वो लगाना पड़ता है। तो अब चूंकि ये एक डिजीज है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये आ सकता है, जैसे GBS दे देगा तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बॉडी का, जिसमें खुद की जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। और ये रेयर होता है, बट फिर भी इसमें अभी हाल फिलहाल के दिनों में पुणे में इसके केसेस जो है वो देखने को मिले। और अगर हम इसका बात करें तो 1 लाख लोगों में हर साल 1 या 2 लोगों को ये बीमारी जो है वो होती है। तो इसके बारे में आप इसको याद रखिएगा कि ये GBS क्या होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो AI असिस्टेड TB स्क्रीनिंग टूल्स इन इंडिया। अब AI की मदद से बहुत सारी चीज, हेल्थ सेक्टर में भी AI ने बदलाव लाया है, रिसर्च में इसका यूज हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए गए हैं जिनका यूज करके अर्ली डिटेक्शन किया जा सके, स्पेशली टीबी का, क्योंकि टीबी की समस्या जो है वो काफी बड़ी है। और जो इसका डिटेक्शन है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब जैसे इसमें टूल्स बताए गए हैं, QXR, जेनकी, CTD। तो जो QXR और जेनकी है ये AI असिस्टेड टूल्स हैं, और इनकी मदद से जो टीबी है उसका स्क्रीनिंग किया जाता है। तो आप अगर ये नाम पूछ दे कि QXR क्या है या जेनकी क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि AI का यूज करके टीबी का स्क्रीन किया जा सके, उसी का ये एक टूल है जैसे कि इंडिया में यूज किया जा रहा है। फिर फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो बेस्ट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड आर्टिकल है। और ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो महिलाओं में जिनकी उम्र 40 से 70 वर्ष के बीच है, उसमें ये काफी देखने को मिलता है। और अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो यंग वुमेन है उनमें भी काफी देखने को मिल रहे हैं इनके केसेस। और अगर जल्द से जल्द डिटेक्शन हो सके तभी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि जो अब ट्रीटमेंट है वो काफी एडवांस हो चुके हैं। ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक्स का जो है वो यूज किया जा रहा है। ये एक सर्जिकल मेथड होता है जिसके थ्रू जो कैंसरस टिश्यू है उसका रिमूवल कर दिया जाता है। और डिटेक्शन के लिए जो है वो मैमोग्राफी यूज होती है। तो अब मैमोग्राफी आ जाएगा हमारे एग्जाम में, तुम्हें पता होना चाहिए। ये एक एक्सरे इमेजिंग मेथड होता है, और इसका यूज करके जो भी ब्रेस्ट कैंसर के जो अर्ली साइंस हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने को लेके और इसका जो भी ट्रीटमेंट में जो एडवांसेस हुए हैं उसको लेके गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको नॉलेज में आए कि भैया आप टाइम टू टाइम अपनी रेगुलर टेस्ट कराइए, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि इसका बचाव इस बीमारी में किया जा सके। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये भी कैंसर से रिलेटेड आर्टिकल निकला था, HPV वैक्सीनेशन एंड सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन, की किस प्रकार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका अगर हम वैक्सीन जो है वो लेते हैं तो इससे जो सर्वाइकल कैंसर है उसका खतरा जो है वो काफी कम हो जाता है। और अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर
अब आजकल के पहले ये एक जानलेवा बीमारी थी जिसका कोई भी क्योर नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे एडवांस मेडिकल साइंस हुआ है और बहुत सारे जो अगर हम देख लें तो हेपेटाइटिस बी जिसकी वजह से जो मेजर कॉज होता था लिवर कैंसर का, उसकी वजह से जो तो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर जो है वो एचपीवी की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, तो इसका भी वैक्सीन जो है वो डेवलप हो चुका है। और डब्ल्यूएचओ का मानना है कि इसकी वजह से जो हर साल लाखों की संख्या में जो लोग प्रभावित होते हैं, जो स्पेशली गर्ल्स, उनमें इसको प्रिवेंट किया जाए। तो इसके लिए डब्ल्यूएचओ का कहना है कि एक नया अप्रोच वो ले आएंगी जिसका इन्होंने नाम दिया है 90-70-90 अप्रोच 2030 तक। और इनका कहना है कि 90% जो गर्ल्स की आबादी है उसको 15 साल की एज तक आते आते एचपीवी का जो वैक्सीन है वो अवेलेबल करा दिया जाए। साथ ही साथ 35 तक की जो महिलाएं हैं उनका जो है वो स्क्रीनिंग होता रहे कि पता चल सके किसी भी प्रकार का अगर कोई इन्फेक्शन है। ओल्ड लेडीज में भी जो है वो इसका प्रॉपर जो है वो असेसमेंट किया जा सके कि ये बीमारी होने का चांस तो नहीं है। और अगर हम एचपीवी की बात करें तो इस वायरस की वजह से जो लोग हैं 90% लोग अपने जीवन काल में किसी ना किसी वजह से इस वायरस से संक्रमित होते हैं और ये वायरस जो है वो अंत में चल के सर्वाइकल कैंसर जो है वो इसी की वजह से होता है। तो इसीलिए जो डब्ल्यूएचओ है ये एक नया अप्रोच लेके आ रही है कि 2030 तक आते आते कैसे जो एचपी के जो वैक्सीन है इसको बढ़ाया बढ़ाया जाए। और गवर्नमेंट भी अब इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि आप इसका जो वैक्सीन है अवेलेबल है और इसको आप लीजिए ताकि इस कोई दिक्कत जो है वो ना हो सके। और अगर हम डब्ल्यूएचओ की स्ट्रेटेजी की बात कर लें तो अगर ये मान लीजिए पूछ दिया कि ये स्ट्रेटेजी किसकी है, किससे रिलेटेड है, तो ये एचपीवी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है और जिसका उद्देश्य है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसको 2030 तक पूरी तरह से खत्म करना वैक्सीनेशन के थ्रू। तो पहली मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी उसका वैक्सीन अवेलेबल है कैंसर, और दूसरा जो है वो एचपीवी। तो अगर हम इनका वैक्सीन लेते हैं तो इन दोनों ही कैंसरों से बचा जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट। इन्होंने सर्वावैक जो है डेवलप किया है, जो कि इंडिजिनसली डेवलप एचपीवी वैक्सीन है और इसका कॉस्ट भी काफी कम है। तो अगर ये भी आपके सवाल में आ सकता है कि सर्वावैक क्या है। तो ये सारी जो कैंसर से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन हैं आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से घुमा फिरा के साइंस टेक में भी क्वेश्चन आ सकता है, हेल्थ जो सोशल इश्यूज हैं इनमें भी ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। फिर अनदर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक है रेयर केस ऑफ फिटस इन फिटू। महाराष्ट्र में एक केस देखने को मिला और तो इस पर्टिकुलर केस में एक महिला थी 32 वर्षीय, और इनका जब सोनोग्राफी हुई तो पाया गया कि इनके अंदर भी जो है वो फीटस था। तो ये जो फीटस इन फिटू होता है ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, और दुनिया भर में अगर देखा जाए तो इसके 200 से भी कम केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और जब ट्विन्स जो है वो जो ट्विन्स होते हैं तो उसमें एक के अंदर जो है वो दूसरा जो मेल फॉर्म जो ऐसा फीटस जिसका कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो दूसरे के अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये एक रेयर कंडीशन है, तो अगर ये पूछ दिया जाए फीटस इन फिटू तो आप इसको कर लेंगे। ये रेयर कंजेनिटल एनॉमली है, और ये महाराष्ट्र में बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में एक महिला थी तो वहां पे इसको देखने को मिला। फिर देखिए इसमें ट्विन्स के बारे में बता दिया है कि जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, ऐसे ट्विन्स जो कि सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से जो है वो डेवलप होते हैं, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। तो फीटस इन फिटू और ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिर फिर मलेरिया एलिमिनेशन एंड वैक्सीन चैलेंजेस। डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है जॉर्जिया को, ये 45th कंट्री बन गई है जिसने कि मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया है। और माना जा रहा है कि
जो मलेरिया है, तो इसके केसेस अभी भी जो है वो प्रेवलेंट है, और हर साल मिलियंस की संख्या में जो लोग हैं इनसे इससे अफेक्टेड होते हैं। तो ये जॉर्जिया वाला तो पूछा जा सकता है। प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है, इसकी वजह से मलेरिया होता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 4 इसकी जो है वो स्पीशीज होती है जिनकी वजह से जो है मलेरिया होता है। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर, जो मादा मच्छर होती है, इसके काटने से फैलता है इंसानों में। और जो मलेरिया की पहली वैक्सीन डेवलप हुई थी, अप्रूव की गई थी डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वो थी आरटीएस-एस। तो ये भी पूछा जा चुका है कई बार एग्जामिनेशन में। और ये सरकम स्पोरोजाइट प्रोटीन सीएसपी जो होता है प्लाज्मोडियम का, उसको टारगेट करता है। और इसके अलावा R21 मैट्रिक्स एम, ये सेकेंड जनरेशन की मलेरिया की वैक्सीन है, जो कि थोड़ी ज्यादा एफिशिएंट है। और भी वैक्सीन का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और इस एड फैसिवैक्स, ये एक नई जो मलेरिया वैक्सीन है, इसको डेवलपमेंट का काम इंडिया में भी फिलहाल चल रहा है। तो कैसे मलेरिया का रोकथाम किया जा सके, इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था। तो इसमें जो भी मलेरिया से पैरासाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या जो कंट्री का डिक्लेयर किया है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। फिर रिपोर्ट आई है ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये एक सर्वे है जिसमें कि बताया गया है कि भारत में किस प्रकार से एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी प्रोग्रेस हो रहा है। और इसमें बताया गया है कि पब्लिक कैंपेन्स के थ्रू, और जो यूनिवर्सल हमारा जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये एक हमारा जो एम है उसको हमें अचीव करना होगा। और भारत सरकार की वजह से की तरफ से निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया था 2021 में। और ये पार्ट है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। और इसमें फोकस है कि जो फाउंडेशन है, जो बच्चे, जो शुरुआती स्तर पर जो बच्चे होते हैं कक्षा 3 तक के, तो उनको तब तक जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ना लिखना कैलकुलेशन करना, ये बेसिक जो है वो आ जाने चाहिए। और ASIR की जो रिपोर्ट है, इसको इसको जो है पब्लिश किया गया है। और ये एक क्रिटिकल टूल है जिसकी सहायता से जो रूरल एरियाज है वहां पे किस तरह का एजुकेशन चल रहा है इसको देखा जा रहा है। और भारत ने पीसा पीसा है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। और ये एक इंटरनेशनल इवैल्यूएशन प्रोग्राम है एजुकेशन सिस्टम का। तो उससे 2009 में ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। फिर बाद में 2021 में अपने आप को ज्वाइन किया। और ये है कि हमारा एम कि ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे हम लोग को अपने आप को मैच करना है। तो हमारा ये निपुण भारत मिशन, और साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है, इसकी जो फाइंडिंग्स है, इस रिपोर्ट का नाम, फाउंडेशनल लिटरेसी, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर पीएम पोषण स्कीम और मिड डे मील योजना। तो अभी महाराष्ट्र की जो सरकार है, उन्होंने जो मिड डे मील है इसमें एग्स को इंक्लूड किया है, और ये पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत। और मिड डे मील कार्यक्रम जो होता है, ये 2095 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि जो स्कूल है, जो उसमें बच्चों का अटेंडेंस बढ़े और बच्चे टिके, पढ़ाई हो। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनका जो न्यूट्रिशन है उस पर भी ध्यान दिया जाए, उनका हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि अगर बेहतर हेल्थ रहेगी तभी वो आगे जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। तो अब ये महाराष्ट्र है जिसने एग को भी इंक्लूड किया गया है। और एग को माना जाता है कि प्रोटीन का एक एक रिच सोर्स होता है। फिर भारत सरकार की तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है स्किल इनिशिएटिव अंडर द स्किल इंडिया प्रोग्राम। और इसके लिए जो है वो 8800 करोड़ का जो है धनराशि जो है वो दिया गया है। और कई योजनाएं, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जन शिक्षण संस्थान स्कीम, इन सबको जो है वो जोड़ दिया गया है, ताकि जो एजुकेशनल एक्सेस, जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो कि हमें जिसके स्किल के डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, उसको जो है वो जोड़ा गया है। और ताकि कि सबको जो है वो इससे इंटीग्रेट किया जा सके। और स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों में जो है वो कुछ ऐसी क्वालिटी रहे जिसकी वजह से वो अपना अर्न, जो चीजें हैं वो, उनको कुछ ऐसा ज्ञान है, कुछ ऐसी जो है वो नॉलेज है जिसका वो फर्दर यूज कर सके अपने एम्प्लॉयमेंट में।
तो स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है इसका लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसके तहत 400 मिलियन लोगों को जो है भारत में ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, और इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये इसको इनिशिएटिव को देखने का काम करती है, ताकि जो इंडिया में जो स्किल गैप है उसको भरा जा सके, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है इंडिया स्किल प्रोग्राम का। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें, नेक्स्ट आर्टिकल में जैप एक्स के बारे में बताया गया है। ये एक रिवॉल्यूशनरी ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट है। और तो अगर जैप एक्स पूछ दिया जाए तो ये ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड है। ये एक यूनिक रेडियो सर्जरी टेक्निक है, जिसको कि ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए इसका काम इसका जो है वो यूज किया जाता है। और देखिए, अब जैसे इसमें बताया गया है कि आर्टीरियो वेनस मेलफॉर्मेशन ये क्या है? ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, जो कि ब्रेन तक जाती हैं। और इनको जो है वो इसी का ट्रीटमेंट जो है वो जैपेक्स के थ्रू किया जाता है। तो जैपेक्स आप नाम याद रखिए कि ये ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड जो है वो आपका एक टेक्निक है, जिसका की यूज होता है ट्रीटमेंट में। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें, तो झारखंड के जो माइग्रेंट्स हैं उनको असम में ट्राइबल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। और असम के जो टी गार्डन्स हैं वहाँ पे झारखंड की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका काफी नंबर है। तो उनको जो है वो बेनिफिट्स और राइट्स प्रोवाइड करने के लिए जो है वो निर्णय लिया गया है। और ट्राइबल कम्युनिटीज की अगर हम बात कर लें, तो इनको शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंतर्गत जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। और झारखंड स्टेट जो है वो ईस्ट इंडिया का स्टेट है, जो कि अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। इस प्रकार जो असम है ये इसने जो है वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन को ट्राइबल स्टेटस अपने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। फिर फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो है टीबी एलिमिनेशन के लिए 100 दिन का टीबी एलिमिनेशन कैंपेन चलाया गया है। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि 5 लाख से ज्यादा के जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको जो है वो डिटेक्ट करना, और इसमें जो है वो टीबी निक्षय शिविर लगाए गए निक्षय वाहन के थ्रू, और निक्षय मित्र का इस्तेमाल करके डिटेक्शन का काम जो है वो किया गया है। क्योंकि भारत जो है वो चाहता है कि जो टीबी है उसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके और खत्म किया जा सके। और इसके लिए जो इंडिया है काफी समय से जो है वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इसको चलाया जा रहा है, और इसको रिवाइज भी किया गया है टाइम टू टाइम। और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रिलेटेड टू डब्ल्यूएचओ, उसको जो है वो इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है। और निक्षय अभियान के तहत जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको जो है वो और भी फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए उनको धनराशि अवेलेबल कराई जाती है ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन पा सके। क्योंकि टीबी के रोकथाम के लिए जो खान पान है उसका भी एक अहम रोल होता है। तो इसलिए जो है ये 100 दिन का कैंपेन सरकार के द्वारा चलाया गया। फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा नेशन वाइड जो है वो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया गया, जिसका उद्देश्य है कि जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है उसको 2027 तक जो है वो खत्म कर दिया जा सके। एसडीजी जो टारगेट है 2030 का उसके पहले ही। और इसका जो कैंपेन चला, इसका उद्देश्य था कि फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किया जाए 175 मिलियन से ज्यादा लोगों को। और भारत की 111 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है ये देखने को मिलती है। और इसको 5 pronged स्ट्रेटेजी का इसमें काम किया गया है, और इसमें मास लेवल पे जो है वो ड्रग दिया गया है, और मैनेजमेंट किया गया है, वेक्टर कंट्रोल किया गया है। साथ ही साथ इनोवेटिव अप्रोच के तहत इसको एलिमिनेट करने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम ग्लोबल प्रोग्राम की बात कर लें, तो द ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसको जो है 2000 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को, जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और अब देखिए, जैसे इसके कीवर्ड्स को अगर हम देखें तो हमें इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि जो लिम्फेटिक
फाइलेरियासिस होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक वॉर्म्स होते हैं, जो कि मच्छरों के काटने से ही फैलता है। और इसमें जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, या लिम्फीडीमा जिसको कहते हैं, या एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव जो है वो कहा जाता है। इसमें जो पैर होते हैं, उसका जो स्किन है बहुत थिक हो जाता है, हाथी के जैसा मोटी चमड़ी हो जाती है और फूल जाता है। और ये गंदगी जहाँ पे रहती है वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक मल्टी अप्रोच के तहत जो ये बीमारी है, इसको खत्म करने का टारगेट सरकार के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि जो कैंसर के रेट, कैंसर जो है वो काफी बढ़ रहा है। फिर हर साल वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो 2025 का जो थीम है, 25-27 का जो थीम है, ये है यूनाइटेड बाय यूनिक फोकसिंग ऑन पर्सनलाइज्ड केयर। और वर्ल्ड कैंसर डे इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल इन 2000। तो इनके द्वारा ये कैंपेन चलाया गया हर साल 4 फरवरी को जो है ये कैंसर डे मनाया जाता है। तो कैंसर से रिलेटेड जो है वो काफी सारी न्यूज जो है वो हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके क्वेश्चन में जरूर आ सकती हैं। फिर मेड लैब मिडिल ईस्ट 2024, ये दुबई में संपन्न हुआ, इसका 24वां एडिशन। और ये दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेक्टर में हुआ, और यहाँ पे एक 20,000 लोगों ने इसको अटेंड किया। और ये जो मेड लैब सीरीज ऑफ एग्जीबिशन है, इसमें फोकस रहता है लेबोरेटरी मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स पे। और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो भी मैन्युफैक्चर है दवाइयों को बनाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये इसका 24वां एडिशन जो है वो दुबई में हुआ। तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिर डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है पोटेशियम इनरिच सॉल्ट सब्स्टिट्यूट को हाइपरटेंशन को रोकने के लिए। हाइपरटेंशन जो है वो सोडियम अगर हमारी बॉडी में ज्यादा रहता है तो उससे जो है वो टेंशन स्ट्रेस की वजह से जो बीपी है उसका खतरा बढ़ता है। तो अब इन्होंने कहा है कि सोडियम की बजाय जो है वो सोडियम को रिप्लेस करके जो है पोटेशियम को लिया जाए। और इससे जो खतरा है हाइपरटेंशन का और जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, उसमें जो है वो कमी आ सकती है। और अगर देखा गया है कि हाई सोडियम कंज्यूम किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, तो हर साल करीब 1.9 मिलियन जो है वो डेथ होती है लोगों की एक्सेस सोडियम के कंजम्पशन की वजह से, बीपी के बढ़ने की वजह से, और जिसकी वजह से अंत में जो है वो हार्ट डिजीजेस होती हैं। तो अब डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है कि पोटेशियम जो रिच चीजें हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाया जाए। हाइपरटेंशन की अगर हम बात कर ले तो हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। और पोटेशियम जो है ये बॉडी के जो ब्लड प्रेशर है, जो फ्लूइड बैलेंस है, और मसल्स को कंट्रैक्शन को रोकने को जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये भी पूछ पोटेशियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है, साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम क्या क्या रोल है और क्या इनकी रिकमेंडेशन है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नाइजर, इन्होंने एलिमिनेट किया है ऑन्कोसिरसियासिस, और ये पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिन्होंने ये अचीवमेंट इनको जो प्राप्त हुआ है। और दुनिया में अगर देखा जाए तो ये पांचवी कंट्री है जिन्होंने ऑन्कोसेरसा वॉल्वुलस इसके स्प्रेड को रोका है। और ये जो है इसको रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ये काली मक्खी, ब्लैक फ्लाइज की वजह से होता है। और इससे जो सहारन कंट्रीज हैं, यमन है, वहाँ की जो रूरल पॉपुलेशन है वो काफी इफेक्ट होती है। ये एक पैरासिटिक डिजीज है। और इसको अगर पूछ दिया जाए कि रिवर ब्लाइंडनेस क्या है, ये किससे फैलता है, ब्लैक फ्लाई से फैलता है, इसके क्या क्या होते हैं, देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, अंधापन आता है। और किस कंट्री ने इसको एलिमिनेट किया, तो अफ्रीका की पहली कंट्री बन गई है नाइजर, और दुनिया की ये पांचवी कंट्री है। और ब्लैक फ्लाई की अगर हम बात करें तो ये छोटी जो है वो काले रंग की मक्खियां होती हैं, और ये सिमू लिडी फैमिली को बिलोंग करती हैं। और ये काटती हैं तो बहुत ही दर्द होता है, और इन्हीं की वजह से ऑन्को सियासिस फैलता है।
तो ये फरवरी मंथ का जो आपका हेल्थ से रिलेटेड और स्कीम्स से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था, ये जो है वो पूरा हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट उसमें हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी हमारे आर्टिकल्स रहेंगे हैं, इनको हम देखेंगे।